हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों को राज्यसभा के गठन के बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोग को बताया था कि भारत में समस्त व्यवस्थापिका शक्तियों का केंद्र जो है वो यहाँ की संसद है। संसद संप्रभु संस्था नहीं है, किंतु केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था अवश्य है। भारतीय संविधान के माध्यम से संसद को अनेक कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें संविधान संशोधन की शक्ति भी संसद का ही एक विशेष या आवश्यक अधिकार है। संसद के बहुत बड़े भाग में अकेली संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही व्यापक स्तर पर संशोधन किया जा सकता है। संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अतिरिक्त संसद को महाभियोग का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यदि संसद के दोनों सदन एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें उनके पद से हटाने का प्रस्ताव भी संसद द्वारा ही पारित किया जा सकता है। भारतीय संसद में दो सदन हैं। उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का जो निर्माण किया गया था, उसके पीछे या उसके लिए प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माताओं के समक्ष ये था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका निरंकुशतावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक है। साथ ही भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के लिए एक विशेषीकृत राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंग की आवश्यकता थी और इन सब आधारों को या इन आवश्यकताओं को ही पैमाना बनाते हुए राज्यसभा का गठन या राज्यसभा का निर्माण भारतीय संसद के एक प्रमुख अंग के रूप में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। यानी संविधान के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, किंतु वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में देश में उनका विशेष योगदान या ज्ञान और अनुभव होता है। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, वहाँ पर एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व या संख्या जो निर्धारित की गई है, वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। अधिकांश देशों में, जिन देशों के अंदर उच्च सदन है, उन देशों में सामान्यतः समान प्रतिनिधित्व का, या फिर ये कहना चाहिए कि जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था है, उन देशों में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया जाता है। लेकिन भारत में प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया है। इसका आशय है कि जो राज्य जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्य हैं, उनमें राज्यसभा के ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, उनमें राज्यसभा के कम प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जो प्रचलित प्रणाली थी संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में, उस पद्धति में
कुछ संशोधन 2003 में किए गए। उसका प्रमुख कारण ये था कि राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ हद तक जो सांसद होते थे या विधानसभा के जो सदस्य होते थे उनके द्वारा अपने मत का एक तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था। तो दो तरह के परिवर्तन जो है वो किए गए। उनमें पहला है, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना आवश्यक है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। यानी अब वह कहीं का भी भारत में किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का निवासी हो सकता है। और दूसरा जो संशोधन किया गया है कि पहले चुनाव के लिए गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता था और इस कारण राज्यसभा के चुनाव में विधायक धन के प्रलोभन से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे थे। इस भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी अब जो भी विधायक अपने मत का प्रयोग करता है उसका स्पष्ट रूप से ये पता लग जाता है कि उसने किस राजनीतिक दल को या किस उम्मीदवार को अपना मत प्रदान किया है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यता हैं जो भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है, जिनमें पहली है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है वह किसी लाभ के पद पर न हो और न ही विकृत मानसिकता का हो। और चौथा है ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं समझे जाते हैं।